हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज बात करेंगे एक ही नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है दोस्तों फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे पास तीन यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कौन से भाग में दोस्तों इंडियन पॉलिटी के? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, भाग 12 है। कौन सा भाग है? भाग 12 है, ठीक है ना। तो पहली बात यही ध्यान रखनी है कि हमारी पॉलिटी में भाग 12 में कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं जिसमें अपने फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, है ना। इन सब के बारे में कुछ चर्चाएं की गई हैं। वो कैसी चर्चाएं वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो पहली बात यही पता होनी चाहिए वित्त के बारे में दोस्तों, संपत्ति के बारे में और इनकी कुछ संविधान के बारे में, ठीक है ना। तो तीन सब आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन से पार्ट में? पार्ट 12 में, ठीक है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे भाग 12, ठीक है। तो 12 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और आपका ये फाइनेंस, ठीक है। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 264 से लेकर 300 का ए तक है, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी बात करी जाए फाइनेंस की और प्रॉपर्टी की और कॉन्ट्रैक्ट की, तब आर्टिकल नंबर 264 से लेके 300 के ए तक के प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 265 क्या कहता है दोस्तों? आपको इस आर्टिकल पे ध्यान देना है। आर्टिकल 265 कहता है कानून के अधिकार के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मतलब दोस्तों, हमारी पार्लियामेंट जब तक कोई कानून नहीं बना देगी किसी टैक्स पे, तब तक सरकार किसी प्रकार का कोई भी टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकती, है ना। तो ध्यान देना है कि भाई बिना कानून के कोई भी टैक्स आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई ना कोई कानून होना आवश्यक है। वो कानून दोस्तों कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। तो पार्लियामेंट बिना कानून के, सरकार बिना कानून के कोई भी टैक्स आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये बात आपको कहाँ दिखाई देती है? आर्टिकल नंबर 265 में, ठीक है ना। तो 265 में आपको यहाँ पे बात दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ हमारे पास फंड हैं, उस फंड के बारे में बात करें तो एक आर्टिकल नंबर 266 का ए है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आर्टिकल नंबर 266 का ए, ठीक है। इस आर्टिकल में दोस्तों कुछ शब्द लिखे गए, वो आपको ध्यान देना है। भारत एवं राज्य की संचित निधि। मतलब दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल नंबर 266 के ए में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संचित निधि। ये दोस्तों आर्टिकल सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की संचित निधि कौन से आर्टिकल में। तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है यहाँ पे, आर्टिकल 266 का ए। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब भारत की संचित निधि, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की जो संचित निधि है ना, जिसमें पैसा रखा हुआ है ना, उसकी अथॉरिटी किनके पास है वहाँ से पैसा निकालने की? तो वहाँ से पैसा निकालने की अथॉरिटी किसके पास है दोस्तों? धन निकालने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो एक शब्द आपको यह ध्यान रखना है कि भाई CFI से जो मनी है ना, उसे कौन निकालेगा दोस्तों? ओनली ऑन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को बाहर निकाल सकती है, ठीक है ना। इस किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। आपको ये बात ध्यान देनी है, ठीक है ना। आगे देखें दोस्तों, आर्टिकल नंबर 266 का बी है ना, 266 का बी। इसमें दोस्तों लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऐसा पैसा जो ऑलरेडी हमने पार्लियामेंट ने बाहर निकाला है, और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों जहाँ पे पैसा खर्च करने के लिए रखा जाता है ना, जो निकला हुआ पैसा, जो इसका मतलब दोस्तों ये होता है ये पैसा पार्लियामेंट से निकल के आ गया, फंड से निकल के आ गया, और वो पब्लिक के खर्च के लिए रखा हुआ है, उसे अपन क्या बोलेंगे? पब्लिक अकाउंट फंड। तो भाई ये पैसा कौन सा पैसा है जो अब पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, या मान लो कोई भी स्कीम है उसके लिए, या कोई भी डिपार्टमेंट है खर्च करना चाहता है, जो बाहर निकला हुआ पैसा है ना। क्योंकि बार बार तो आप यहाँ पर नहीं जाओगे, है ना। CFI पास तो भाई वहाँ से पैसा निकाला और हमने यहाँ पर रख लिया, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? PAF, ठीक है ना। तो पब्लिक अकाउंट फंड कहाँ है? लोक लेखा निधि किसे बोलते हैं? आर्टिकल 266 के बी में इसके बारे में चर्चा की गई है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आर्टिकल नंबर 267 का ए। इसमें क्या लिखा हुआ है? 267 के ए में 267 का ए, आकस्मिक निधि। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों क्या प्रोविजन है? यहाँ पे धन निकालने की शक्ति किनके पास है? मतलब कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा कौन निकालेगा दोस्तों? तो वो निकालेगा प्रेसिडेंट, है ना। कौन निकालेगा? राष्ट्रपति। अब दोस्तों ये क्या होता है? आपको पता है कोविड जैसी सिचुएशन में या कोई भी देश में इमरजेंसी होती है ना, जहाँ पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तब ऐसी स्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि उसके पास कुछ रिजर्व हो। आपको ये भी पता है कि भाई
हमारे देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के पास तो कुछ फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए भाई, उसके पास भी तो कुछ स्टोरेज होना चाहिए पैसे का। इसलिए दोस्तों उसके पास फाइनेंस की कुछ भी जो भी समस्या होती हैं उनको सुलझाने के लिए उसके पास क्या होता है? पैसा होता है। उस पैसे को फंड को क्या बोलते हैं आप? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें धन निकालने की, मतलब यहाँ से पैसा उठाने की शक्ति किनके पास होती है? ओनली ऑन राष्ट्रपति के पास। ये बात ध्यान रखनी है। तो इमरजेंसी में, ऐसी सिचुएशन में, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोविड जैसी महामारी के समय दोस्तों इनके पास मतलब इतना धन रिजर्व होना चाहिए कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार इसे इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। तो आपको तीनों बातें, मेन बात क्या था दोस्तों इसमें? ये तीनों जो आपके फंड है ना दोस्तों, इसमें जो निकालने की शक्ति, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई CFI से पैसा निकालने की शक्ति किनके पास है? तो पार्लियामेंट के पास है। और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के पास निकालने की पैसा निकालने की शक्ति किनके पास है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास है। तो ये बातें कुछ आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलें दोस्तों, आर्टिकल नंबर 268 का ये ध्यान रखना है तुम्हें। 268 संघ द्वारा लगाई गई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित की गई। मतलब कुछ ऐसे टैक्स दोस्तों, कुछ ऐसे टैक्स जो जिस पे रूल एंड रेगुलेशन और जो इम्पोज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को लगाएगी लेकिन उसे कलेक्ट कौन करेगी? राज्य सरकार। तो ऐसे टैक्स दोस्तों जो लगाए गए हों केंद्र द्वारा और एकत्रित किए गए हों, कलेक्ट किए गए हों, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कलेक्ट कौन करेगा दोस्तों? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे राज्यों, ऐसे टैक्स के बारे में कहाँ बात बोली गई है? 268 के, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 268 में, जो सेंटर द्वारा लगाए गए हों और स्टेट द्वारा कलेक्ट किए गए हों, ऐसे टैक्सेस की बात करिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ आर्टिकल और हैं आगे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए। वो क्या है? आर्टिकल नंबर 268 का ए। तो 268 का ए, इसमें कुछ दोस्तों प्रोविजन है जिसमें लिखा हुआ है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी दोस्तों ये कब जोड़ा गया था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो आपको पता है GST एक्ट कब आया था? 2016 में आया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। GST का संविधान में संशोधन है या कोई पार्लियामेंट द्वारा एक्ट बनाया गया है? दोस्तों इसका संविधान में संशोधन किया गया था, क्योंकि आपको पता है अभी आपने देखा था पिछले आर्टिकल में कि भाई पार्लियामेंट जब तक लॉ नहीं बनाएगी, एक्ट नहीं बनाएगी संविधान में, तब तक वो कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। तो भाई GST एक्ट कब आया? 2016 में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल में GST एक्ट? तो 268 के ए में, ठीक है। तो दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। 268 का ए में GST एक्ट कौन से नंबर का संविधान संशोधन है दोस्तों? तो 101वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पे है, ठीक है। आगे देखोगे दोस्तों 269 के बारे में देखेंगे हम। संघ द्वारा लगाए गए एवं एकत्रित किए गए कर, मतलब टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर ही लगाएगी टैक्स को और उसे ही वो ही कलेक्ट करेगी, लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर, लेकिन वो टैक्स किन्हें दिए जाएंगे दोस्तों? राज्यों को दिए जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 269 का ए में अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान GST का संग्रह, जितने भी दोस्तों इंटरस्टेट रिलेशन होते हैं हमारे, मतलब राज्यों के एक राज्य दूसरे राज्य से जो भी व्यापार करते हैं उनके लिए जो GST लगाई जाती है, वो सारे प्रोविजन कौन से आर्टिकल में? 269 के ए में, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान GST का संग्रह, ठीक है ना। आगे देखोगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 279 का ए, GST परिषद में मेंबर, कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? 2 किसके होते हैं? केंद्र सरकार के। जो GST परिषद होती है, आपको पता है अभी 52वीं GST काउंसिल हुई है करंट में, आपको पता होगा, करंट की न्यूज में रही हुई है। तो इसमें दोस्तों किनके कितने मेंबर होते हैं GST काउंसिल में? तो दोस्तों आपको पता है जो भी GST की काउंसिल है ना, उसमें दोस्तों 2 किसके लोग होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। और 28 कौन है? ये राज्य, ठीक है ना। इनके राज्यों में से एक आदमी कोई भी आ सकता है, ठीक है। राज्यों में से राज्य जिसे रिप्रेजेंट करना चाहे उसे भेज सकता है वहाँ पे, और GST काउंसिल में वो भाग ले सकते हैं। और 3 यूटी कौन कौन सी दोस्तों? दिल्ली है, पांडिचेरी और आपकी जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है ना। 3 यूटी आपकी पार्टिसिपेट करेगी और 28 तुम्हारे स्टेट है ना। कौन सी यूटी पार्टिसिपेट करेंगी दोस्तों? यहाँ पे इनके मेंबर आएंगे जहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना, विधान सभा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये GST काउंसिल बनाते क्यों हैं दोस्तों? हमारे GST एक्ट है ना 2016, उसमें बात बोली गई थी कि GST के बारे में समय समय पर GST काउंसिलिंग बनेगी, जिसमें राज्य भी हिस्सा लेंगे और केंद्र के भी लोग हिस्सा लेंगे। जो
जो करों में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, जो भी कुछ करना चाहें वो टैक्सेस के मामले में, तो वो समय समय पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं भाई? 2 मेंबर किन के होते हैं? केंद्र सरकार के, और 28 किन के होते हैं? राज्य सरकार के, ठीक है ना, और तुम्हारे 3 यूटी के। तीनों बातें याद रखनी है आपको यहाँ पे। आगे देखें दोस्तों, एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं अपन? वित्त आयोग, ठीक है। तो मुद्दा यही है कि भाई फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में और इसके क्या कार्य हैं। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई ये कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर इसमें कौन कौन क्या होता है, इसे कौन अपॉइंट करता है। इतने सारे ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों कि तुम्हारा जो फाइनेंस कमीशन है ना, ये कैसी बॉडी है? तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी है? संवैधानिक संस्था है। इसकी चर्चा संविधान में की गई है, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। तो कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान, मतलब टैक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? टैक्स की। मतलब अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था है, ठीक है ना, टैक्सेशन की व्यवस्था है, जिसके निर्धारण व बंटवारे के लिए, जिसके डिटरमाइन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, है ना। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो फाइनेंस कमीशन है दोस्तों, इसका काम क्या है? सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट में क्या करना है? इसे टैक्स को क्या करना है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। क्या करना है? इनके बीच में बंटवारा करना है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि भाई फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है दोस्तों? केंद्र राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करना है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, इसके लिए हमने क्या किया? एक वित्त आयोग का गठन किया, ठीक है। इसे राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? इसे कौन अपॉइंट करता है? हर 5 वर्ष या हर 5वें वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। तो भाई फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? तो राष्ट्रपति करता है साहब, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। कितने साल बाद? हर 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इनके जो टेन्योर होते हैं वो बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। हर 5 साल बाद राष्ट्रपति इसे अपॉइंट करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? तो 4+1। एक कौन? एक खुद कौन? तुम्हारा वित्त आयोग वाला है ना मेंबर, और 4 लोग अदर मेंबर। तो इसमें टोटल कुल कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? तो 5 मेंबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं, 4+1, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी बखूबी। कितने मेंबर हैं? 4+1, टोटल मेंबर 5 है। आगे देखिए दोस्तों, इसका कार्य क्या है दोस्तों? आपको पता चल गया होगा, केंद्र राज्यों के बीच टैक्सों का बंटवारा, ठीक है ना। ये बात आपको कंफर्म है भाई, टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। आगे देखो, अनुच्छेद 300A व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपने दोस्तों आर्टिकल 19 पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना दोस्तों, वो पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक लीगल राइट है। उसे कौन से आर्टिकल में भेजा गया था दोस्तों? आपको पता होगा, तो 300A में। इसमें क्या लिखा हुआ है? व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से संबंधित वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो कैसा है? लीगल राइट है। कैसा है दोस्तों? लीगल राइट, ठीक है ना। कानूनी अधिकार है आपका। कैसा अधिकार है? लीगल राइट है। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों यहां तक तो अपना पार्ट 12 हो गया। आगे क्या? आगे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास एक पार्ट कौन सा है? पार्ट 13 भी है, भाग नंबर 13 भी है ना, जिसमें दोस्तों हमारे पार्लियामेंट में जितने भी ट्रेड, कॉमर्स, जितने भी ट्रेड होते हैं हमारे, है ना, और सारी कॉमर्शियल, जितने भी कॉमर्शियल फंक्शन होते हैं और ट्रेड वाले फंक्शन होते हैं ना, वो हमारे भाग नंबर 13 में दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, रेयरली। तो वो आर्टिकल नंबर 301 से लेके 307 तक, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई ट्रेड और कॉमर्स के कौन से मतलब आर्टिकल्स के आसपास है या फिर कौन से भाग में। तो ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे
भाग 13 में जो हमारी पार्लियामेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। और बेसिकली आपको यही बात ध्यान रखनी है यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कैसा है, कौन से आर्टिकल में दोस्तों, ये 280 में, कौन से में, 280 में। ये कैसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें राष्ट्रपति हर 5 साल बाद इसकी नियुक्ति करेगा और इसके मेंबर होंगे वो 5 होंगे, है ना, 4+1 होंगे। और इसका काम क्या है दोस्तों, वर्क क्या है इसका, कि भाई राज्यों और केंद्र राज्यों के बीच टैक्सेस का बंटवारा, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच दोस्तों।